जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 48वां वीडियो है और आज का टॉपिक है गांधी जी द्वारा आंदोलन में बदलाव, यानी कि गांधी जी ने आंदोलन जो हो रहा था उसमें क्या क्या बदलाव किया, उसको हम लोग आज देखते हैं। गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन के चरित्र में बदलाव, इसे अन्य टॉपिक के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि आंदोलन के चरित्र में क्या क्या बदलाव लाया गांधी जी ने, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले भाग में हम देखेंगे कि गांधी जी जिन आंदोलनों का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए उनको भारत लौटने के बाद भारत में लागू किए, और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व यानी कि महात्मा गांधी के विचार क्या थे उसको देखेंगे। और इसके दूसरे भाग में देखेंगे कि भारत में आने के बाद इन्होंने 3 आरंभिक आंदोलन किए, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह, जो कि पिछले वाले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग किया, ठीक है ना, और आंदोलन की दिशा और दशा तय की। गांधी जी की चेतना एवं भारत के प्रति उनकी गहरी समझ को ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि गांधी जी की जो चेतना क्या थी और भारत के प्रति उनकी समझ क्या थी। इन सब चीज़ों के माध्यम से मालूम चलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। अब देखते हैं कि क्या कारण था कि गांधी जी इतने लोकप्रिय, प्रसिद्ध, सर्वमान्य और डिक्टेटर लीडरशिप थे। डिक्टेटर लीडरशिप यहाँ पर हम लोग निगेटिव अर्थ में नहीं लेंगे, यहाँ पर सकारात्मक अर्थ में लेंगे, यानी कि उनके सामने किसी की नहीं चलती। जो गांधी जी ने निर्णय ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिक्टेटरशिप लीडरशिप का मतलब हुआ। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जब भारत लौट कर आए उनकी उम्र 46 वर्ष थी, यानी कि 1915 तक उनकी एज थी 46 ईयर्स। 1918 तक इन्होंने 2 किसान और 1 मजदूर आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं, और ये तीनों आर्थिक स्थितियों से जुड़ी हुई है, जो कि उद्योग तथा कृषि से जुड़ी हुई है। इन तीनों में सफलता मिली, इन तीनों आंदोलनों में सफलता मिली, और अगला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध छेड़ा गया, जो राष्ट्रीय स्तर का था। इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक छत्र नेता बना दिया। आगे देखते हैं कि 1920 एडी में तिलक की मृत्यु के बाद दिसंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है, और इसमें वैधानिक रूप से गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर दे दी गई। स्थापना से 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के चरित्र की यात्रा लगभग एक जैसी रही है। उदारवादी वर्ग जो चाहता था कि हम लोग प्रार्थना विनय के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाएं संवैधानिक तरीके से। इनको आलोचनात्मक स्वर में भिक्षावृत्ति वाले लोग कहा जाता था। अगर उग्रवादी वर्ग की बात करें तो ये आक्रोश वाले लोग हैं, किंतु ये इस आक्रोश को रचनात्मक मोड़ देने में कोई सफलता प्राप्त नहीं की। उसके बाद देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस शहरों और मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। वहीं पर जितने भी नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील रहे हैं, मैक्सिमम रहे, जिसमें जिन्ना मोतीलाल नेहरू शामिल थे। 35 वर्षों की इंडियन नेशनल कांग्रेस की चरित्र की यात्रा थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ एक समान रही है। जहां पर सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी बट गए थे, वहीं पर लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। इनमें जबरदस्त वैचारिक मतभेद नहीं दिखाई देता है कि वे कांग्रेस के चरित्र को ही बदल दे। जो भी मतभेद थे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अंदर समायोजित करने में सक्षम थी, और 1920 एडी में जैसे ही गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर मिली, उसमें इन्होंने ज़बरदस्त परिवर्तन किया। तो देखते हैं कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी ने ज़बरदस्त परिवर्तन किया। कांग्रेस जो राजनीतिक संगठन है, जो पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, उसमें क्या बदलाव लाया, इसको हम लोग देखते हैं गांधी जी ने इसमें क्या बदलाव लाया। सबसे पहले देखेंगे सांगठनिक स्तर पर उन्होंने क्या बदलाव लाया, उसके बाद कांग्रेस के चरित्र में या आंदोलन के चरित्र में क्या परिवर्तन लाया, उसको हम लोग देखेंगे। कांग्रेस के चरित्र परिवर्तन को हम लोग तत्व, विचार और कार्य प्रणाली के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सांगठनिक स्तर पर उन्होंने क्या किया। प्रांतीय समितियाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इनको भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया। जो क्षेत्रीय भाषा थी, प्रांतीय भाषा थी, उसके आधार पर पुनर्गठित किया, क्षेत्र के आधार पर नहीं। यही आधार आज़ादी के बाद हमारे राज्यों का निर्माण का आधार बना। इन्होंने भाषा को महत्व दिया। दूसरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को वर्किंग कमेटी को सौंप दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व को वर्किंग कमेटी को सौंप दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लगातार काम हो रही है, ये कमेटी लगातार काम करती है। उसके बाद जरूरी नहीं कि हर प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन में पास कराया जाए, यहाँ भी कराया जा सकता था। इनमें 15 सदस्य रखे गए और इस समिति में अध्यक्ष और सचिव होते थे। बाकी सदस्य
पूरे देश से लिए जाते थे, ठीक है ना। इस समिति में अध्यक्ष और सचिव होते थे और बाकी सदस्य पूरे देश से लिए जाते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संगठन एवं समितियां गांव तक पहुंची। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो संगठन और समितियां थी गांव तक पहुंची, ग्राम, कस्बे, मोहल्ले तक, यहां तक इकाइयां स्थापित की गई। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक रूप में संपूर्ण राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी। दूसरा, पूरे देश को शामिल होने से यह व्यापक हो जाता है, जिससे आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। इस संगठन को ताकत मिली। इस कारण आगे होने वाले आंदोलनों में कृषक, मजदूर, जवान, छात्र, महिलाएं शामिल हो रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आने कर दी गई, जिससे गरीब आदमी भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकता है। इसमें 16 आना उस समय 1 रुपये कहा जाता था, 1 आना 6 पैसे के रूप में देखा जाता है। तो 4 आने यानी कि 24 पैसे में सदस्यता ली जा सकती थी। इस वजह से इस कारण देश का हर नागरिक कांग्रेस से जुड़ाव महसूस करने लगा। आगे देखें तो किताबों में तो नहीं, परंतु उस समय के संस्मरणों और अखबार के पन्नों में उल्लेखित है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें वहां देखने के बाद पत्रकारों ने लिखा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से गांधी जी का आधिपत्य हो गया है कांग्रेस पर। इससे पहले के अधिवेशन में नेताओं के लिए बेंच कुर्सियां की व्यवस्था होती थी। गांधी जी ने इनको खारिज कर फर्श पर दरिया बिछाई और सभी लोग एक समान रूप से बैठे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधिपत्य स्वरूप को बदल दिया। नेतृत्व की बड़ी बात होती है कि अब देखिए गांधी जी के नेतृत्व कैसा था। नेतृत्व की बड़ी बात होती है कि जनता के मनोविज्ञान को किस तरह से समझा जा रहा है, और जनता के मनोविज्ञान को समझिएगा तो वो अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इस कारण अपनत्व का भाव महसूस हुआ। पूरे के पूरे अधिवेशन में खादी का इस्तेमाल किया गया, पंडाल हो चाहे फर्श हो। इस सम्मेलन और अधिवेशन के लिए 3.5 लाख रुपए की खादी खरीदी गई। ये अधिवेशन जिस स्थान पर संपन्न हुआ उसे खादी नगर का नाम दिया गया। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक उपाय हैं। इसके अलावा देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वागत समिति के अध्यक्ष बने, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देख रहे हैं, इन्होंने भाषा हिंदी में दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभिजातीय, उच्च वर्गीय या अंग्रेजियत स्वरूप को एक झटके में गांधी जी ने अगले अधिवेशन में एक झटके में ही खत्म कर दिया। इसका पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया अधिवेशनों का। उस समय के अखबारों में इस अधिवेशन के बारे में लिखा गया कि इस अधिवेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई राष्ट्रीय स्तर की पंचायत हो रही है। इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के संगठन, चरित्र एवं कार्य प्रणाली में बदलाव लाया गांधी जी ने, और भाषा हिंदी हो गई। प्रतिनिधि लोगों की भाषा में बोले ताकि लोग बातों को समझे एवं जुड़ाव महसूस करें। ऐसा क्या कारण था कि गांधी जी इतने लोकमान्य ऐसा क्या था कि गांधी जी इतने लोकमान्य, सर्वप्रिय एवं प्रसिद्ध थे? आइए देखते हैं क्यों थे। गांधी जी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। जनता के मनोविज्ञान को अच्छे से ये समझते थे। ये जानते थे कि इतने बड़े ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। इसके लिए पूरे देश को एक साथ आना होगा। भारतीय गरीब जनता, ग्रामीण लोगों को जोड़ना था। इसके लिए इनके विश्वास, ऋषि मुनि, साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि साबरमती आश्रम की स्थापना की। इससे पहले साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, ना कि आश्रम की। इन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा गया। इसके स्थापना के बाद गांधी जी पर लोग ज़बरदस्त तरीके से विश्वास करने लगे। सितंबर 1921 ईस्वी में ये मदुरई में जाकर अपना सिर मुंडवाए और लंगोटी धारण करने का फैसला किया। इनका यह स्वरूप ग्रामीण, त्यागी, आम आदमी, गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। चर्चिल ने इस वेशभूषा को कर कहा, अर्धनग्न फकीर। इस कारण वायसराय चेम्सफोर्ड और इनके ऑफिसर गांधी जी को मूर्ख और सिरफिरा कहते थे। परंतु भारतीय जनता इनके त्याग एवं महत्व के मूल्यवान तरीके से आती थी। इन्होंने लोगों की भाषा हिंदी चुनी थी, इसलिए गांधी जी इतने प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा आज़ादी के बाद रेडियो वाले गांधी जी से अंग्रेजी में बात करना चाहिए तो गांधी जी ने कहा, जाओ दुनिया वाले से कह दो गांधी अंग्रेजी भूल चुका है। आज़ाद देश के पास अपनी जुबान है
और इसके अलावा ये ट्रेन का सफ़र ये तीसरे दर्जे में किया, इससे लोग इनसे जुड़ा हुआ महसूस किए। इनकी पूरी जीवन शैली चरखा चलाना, प्रार्थना करना, सूत काटना, बकरी को चारा खिलाना महात्मा वाली जीवन शैली थी। भारतीय परंपरा के जीवन शैली में शामिल करना एवं गर्व से इसको सामने रखना, इस कारण से गांधी जी इतने प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुए, सर्वमान्य हुए। गांधी जी जनता के नब्ज को पकड़े, ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भारतीय जीवन शैली को अपनाया। इस वजह से देखते हैं कि इस स्वरूप को देखकर गांधी जी को लोग देवता मानने लगे। गांव में अनेक तरह के मिथक प्रचलित हुए, ये सकारात्मक मिथक थे। हालांकि अफवाहों के रूप में गांधी जी के अंदर दैवीय शक्ति का वास मानने लगे लोग। आंदोलन की सफलता का श्रेय स्थानीय नेताओं का नाम मिलकर गांधी जी को मिलने लगा। कार्टूनों में इनके स्वरूप को दर्शाया जाने लगा, देवता के रूप में, भगवान के रूप में। गांधी जी अपने भाषणों में रामचरितमानस के उद्धरणों का प्रयोग करते थे। ये भारतीय जनता को बहुत अपील करता था। गांधी जी की विचारधारा या कार्य प्रणाली को देखें तो ये सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे, परंतु कुछ इतिहासकार इसको गांधी जी की रणनीति का सोचा समझा हिस्सा मानते थे। ये जानते थे गांधी जी की ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सीधे सीधे लड़ पाना भारतीयों के बस की बात नहीं है। हिंसा के आधार पर हम इन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। अहिंसा उस समय की आवश्यकता थी और इसे हथियार के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल भी किया। गांधी जी अच्छे से जानते थे कि आंदोलन नियंत्रित होना चाहिए। इस कारण गांधी जी लंबे समय तक आंदोलन को खींच पाए और संघर्ष किए। अनियंत्रित आंदोलन के जन आंदोलन के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। ये सत्ता को दमन कर, ये अगर अनियंत्रित आंदोलन होगा तो सत्ता को दमन करने का आधार पैदा हो जाता है। नियंत्रित आंदोलन अनियंत्रित आंदोलन अहिंसा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मालिकों एवं मिल मजदूरों के आपसी सहमति का परिणाम सफल रहा, जो गांधी जी के वर्ग समन्वय कार्य प्रणाली को दिखाता है। ये वर्ग विभाजन पर जोर नहीं देते थे। आगे देखें तो समाज के अलग अलग वर्गों में समन्वय सामंजस्य स्थापित करने पर गांधी जी जोर देते थे। इसके अलावा रूस में साम्यवादी क्रांति, भारत में समाजवादी दल का गठन, नेहरू पटेल इसी वर्ग के होने के बावजूद ये पूंजीपतियों का विरोध या आलोचना नहीं करते थे। गांधी जी जैसे कि रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, इस कारण से क्या हुआ कि भारत में भी साम्यवादी दल का गठन हो गया था। नेहरू पटेल इसी वर्ग के होने के बावजूद ये पूंजीपतियों का विरोध या आलोचना नहीं करते थे गांधी जी। अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आंदोलनों से कुछ हासिल नहीं हो पाया था, सिवाय बच्चों की पढ़ाई और नौकरी से निकाला जाना। केवल नुकसान ही नुकसान होता था। गांधी जी इस आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यों का प्रयोग किया। राजनीतिक आंदोलन चलाते रहे एवं जनता के प्राप्त भी राजनीतिक आंदोलन चलते रहे एवं जनता के प्राप्त भी तो हो। जनता का मनोविज्ञान इतनी प्रतीक्षा का मनोविज्ञान नहीं होता है, इसलिए जनता के पक्ष में रचनात्मक कार्य करते रहे। यानी कि जनता आंदोलन भाग ले रही है तो उसे भी तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया। अछूत उद्धार या हरिजन का उद्धार का काम किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। इससे अछूतों का इंडियन नेशनल कांग्रेस पर विश्वास आ गया। उसके बाद खादी में प्रयोग में लाना, खादी की बुनाई, कपड़े और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाया इन्होंने। राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज खोले गए। उसके अलावा शराबबंदी की गई, घरों में इससे शांति आई। आंदोलन के समानांतर रचनात्मक कार्य होना, इससे जनता के मन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति जनता के लिए कुछ करने का भाव उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं। कुछ लोग गांधी जी को बनिया या व्यवसायी कहा करते थे। ये व्यवसाय की गणना अच्छे से करते थे। इससे पहले के नेताओं ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। इसका स्वतंत्रता आंदोलन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन का निकासी का सिद्धांत दिया था, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में उबाल आया था, एक नया दिशा मिला था स्वतंत्रता आंदोलन को। गांधी जी इस धन निकासी के सिद्धांत को किस तरीके से बताते हैं, और ये इनके बताने के तरीके से जनता बहुत प्रभावित होती है और समझ भी जाती है कि अंग्रेज हमारे शत्रु हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि जनता को इस सिद्धांत को समझाने के लिए गांधी जी ने कहा कि जो हमारे वायसराय हैं उनको रोज़ाना 700 रुपये मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले लोग हैं और भारतीयों की कमाई 2 आना प्रतिदिन है, यानी कि 12 पैसे हैं।
तो देख लीजिए कि इन्होंने कितनी आसानी तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं कि आपका धन विदेश जा रहा है, आपका धन ब्रिटेन जा रहा है। गांधी जी का संदेश पहुंचाने का तरीका ना केवल जनता की भाषा में ये काम करते थे, ना केवल जनता के जैसा बनकर बात करते थे, ये उस भाषा में बात करते थे, उस तथ्यों को पेश करते थे जो जनता के समझ में आ जाए। इसको देखकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी दंग हो जाते थे और गांधी जी के सामने असहाय महसूस करते थे। गांधी जी सरल मुहावरे उदाहरणों का प्रयोग करते थे, जैसे कि महात्मा बुद्ध किया करते थे लोगों को उपदेश देने के लिए। गांधी जी जो कहते थे वो करते भी थे, इस कारण इसका जबरदस्त प्रभाव जनता के मन पर पड़ता है और कहने का ईमानदारी को जनता महसूस कर लेती है। गांधी जी अच्छी तरह से गांधी जी अच्छी तरह से समझते थे कि अंग्रेज मूलतः व्यापारी हैं, व्यापार करने आए थे, अब राज्य कर रहे हैं और राज्य के माध्यम से व्यापारिक लाभ उठा रहे हैं। इंग्लैंड भारत को कपड़ा निर्यात करता था, उसके बाद अगर इस पर चोट पहुंचाई जाए तो इंग्लैंड के रीढ़ की हड्डी यानी आर्थिक स्थिति को तोड़ा जा सकता है। इससे पहले के आंदोलनों में स्वदेशी की बात होती थी, परंतु किसी ने भी प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट गांधी जैसा प्रदान नहीं किया। ये स्वयं कपड़े बनाने की बात करते हैं और गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग को महत्व देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े ये उद्योगों के खिलाफ भी थे। गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों की बात करते थे, वहीं पर ग्राम विकास एवं ग्रामोत्थान की भी बात किया करते थे। जो लोग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको पसंद आता था और अनुकूल भी लगता था। कुछ लोगों इतिहासकारों का मानना है गांधी जी अच्छी तरीके से समझते थे कि बिना उद्योगों के विकास संभव नहीं है। इस कारण गांधी जी नेहरू को पीएम के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में थे, क्योंकि नेहरू औद्योगिकरण के पक्ष में थे और नेहरू ने पंचवर्षीय योजना को कुंडली का नाम दिया जनमानस को समझाने के लिए। और देख लीजिए गांधी जी खुद औद्योगिक संस्कृति के विरोधी थे। ये मशीनों को विशालकाय राक्षस का नाम देते थे और औद्योगिकरण को विकास का रास्ता मानते थे, इसलिए नेहरू को पीएम पद को स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी स्वरोजगार के समर्थक थे। ये कपड़ा खुद बनाना जानते थे, ये कताई करना, बुनाई करना, चरखा का इस्तेमाल से बनी खादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पोशाक एवं सांकेतिक बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्वज का सिंबल जो था वो चरखा बना, ठीक है ना। और हमारे जो आज भी देखते हैं कि चरखा ही है, एक तरह से गोल जो है अशोक चक्र जैसा। ये खादी स्वतंत्रता सेनानियों की पोशाक थी। आयातित कपड़ा 4 से 5 वर्षों के भीतर आधा रह गया, यानी इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था वो आधा रह गया और 10 वर्षों के अंतराल में ये 1/4 हो गया, क्योंकि स्वरोजगार के रूप में खादी हमारे सामने था और खादी का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। कताई और बुनाई आर्थिक आधार प्रदान की और गांधी जी जानते थे कि कब तक लोग नारे लगाएंगे, कब तक लोग चीज़ें छोड़ेंगे, जब तक इनको आर्थिक आधार नहीं दिया जाएगा तब तक ये साथ नहीं रहेंगे। अगर बात करें तो गांधी जी का ये तरीका पूरे आंदोलन की चरित्र ही बदल दी। उस समय अगर एक वायसराय होते हैं लॉर्ड रीडिंग, जिनका समय काल 1921 से 1926 AD होता है। यह काल गांधी जी का चरम काल था। रीडिंग ने गांधी जी के चरम को देखा। रीडिंग ने 1925 AD में शिमला में विदाई समारोह हो रहा था रीडिंग का। पत्रकारों से रीडिंग व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, जनता पर गांधी जी का जादू है और यह जादू बहुत जल्द कर दिया इन्होंने जनता पर। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने यही बात कह दिया कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन जो जननायक है वो तो आप ही हैं गांधी जी। अगर गांधी जी जबरदस्त तरीके से जनता के मनोविज्ञान को समझते थे, त्याग की भावना थी, कथनी और करनी में एकाग्रता थी, दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे, जीवन इसके लिए इन्होंने लगा दिया, जनता के मनोविज्ञान के अनुसार ये काम करते थे। ऐसे व्यक्ति का जादू पूरी के पूरी जनता की चेतना पर फैल जाना स्वाभाविक ही है। इस कारण गांधी जी थोड़ा कहते थे, जनता ज़्यादा सुनती थी और कहे के अनुसार उनके पीछे पीछे चलती थी। तो इन तरीकों के माध्यम से गांधी जी ने आंदोलन के चरित्र को ही बदल दिया। तो ठीक है, गांधी जी का ये तरीका पूरे आंदोलन के चरित्र को बदल दिया। ये रहा अपना गांधी जी द्वारा आंदोलन में बदलाव। आगे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।